एआई और एलआईडीआर से होगा बोरीवली के 10,000 पेड़ों का स्मार्ट सर्वे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना के तहत बोरीवली में 10,000 पेड़ों का हाईटेक मूल्यांकन शुरू होगा। एआई और एलआईडीआर तकनीक से पेड़ों की ऊंचाई, स्वास्थ्य, घनत्व, संरचना और कार्बन अवशोषण क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। ये पहल शहरी हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पर्यावरण विशेषज्ञ, मनपा अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 6 जून 2026 को बोरीवली स्थित मनपा कार्यालय में होने वाला ये अभियान बीएमसी और स्माइल काउंसिल के संयुक्त प्रयास से शुरू किया जाएगा। 6 जून को गोंडा आएंगे सीएम योगी। चक्रात में करेंगे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। कर्नलगंज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा। चक्रात बाजार में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़ान खटोला। गोंडा जनपद वासियों को मुख्यमंत्री दे सकते हैं कई सौगातें। कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड का दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जून को झारखंड के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद उनका यह पहला झारखंड दौरा है। नितिन नवीन सबसे पहले भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद कार्निवल बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्ध जन संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे के दूसरे दिन 7 जून को रजरप्पा में छिन्न मस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद नितिन नवीन युवाओं के साथ बातचीत करेंगे और संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन का यह दौरा झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 7 जून तक अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 6 जून को राजनाथ सिंह गोमतीनगर स्थित प्रशांत सिंह अटल के आवास और निराला नगर में भगवती शुक्ला के परिवार से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद व बैठक करेंगे। 7 जून को रक्षा मंत्री आलमबाग स्थित जीपी होटल एंड बैंक्वेट में कैंट मंडल 1 के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे।
कार्यक्रम के बाद दोपहर 1:10 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनाथ सिंह के इस दौरे को संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देने और आम लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान वे विभिन्न सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। 15 वर्षों से रुकी रेल परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 6 जून को कोलकाता पहुंच रहे हैं। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार कोलकाता आ रहे हैं। रेल मंत्री राज्य सचिवालय नबार्ड में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी बंगाल दौरे के समय रेल मंत्री श्री वैष्णव ने राज्य में रुकी रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से सहयोग मांगा था। सभी योजनाओं की होगी समीक्षा। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते बंगाल को कई परियोजनाएं मिली थी। उनमें से कई परियोजनाओं पर काम अब तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद की घोषित योजनाएं भी अधूरी हैं। केंद्र और राज्य के बीच में गतिरोध के कारण पिछले 12 से 13 वर्षों में परियोजनाओं की गति काफी धीमी रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में रुकी हुई और अटकी पड़ी विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा करना है। इस बैठक में पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री नबार्ड सभागार में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शाम को रेलवे से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पिछले 15 वर्षों से भूमि अधिग्रहण और केंद्र राज्य के बीच अन्य मामलों के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को गति देने पर चर्चा होगी। रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि बंगाल की लंबित रेलवे परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलेगा। तेरह घंटे के भीतर 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। देश में अभी बारिश और आंधी से राहत मिलने की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी। किसानों को विशेष सतर्कता बरतने और खुले खेतों में जाने से बचने की सलाह। पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश से परेशानी बढ़ने की आशंका। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल में चेतावनी जारी। असम और त्रिपुरा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी की गई है जारी। लोगों से सतर्क रहने की गई है अपील।
एसपीआईईएफ में पुतिन ने भारत की सराहना की। आईटी क्षेत्र में बताया वैश्विक नेता। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एसपीआईईएफ 2026 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। फोरम में 100 से अधिक देशों की करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि ब्रिक्स देशों की आर्थिक वृद्धि G7 देशों की तुलना में अधिक तेज रहेगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और निवेश अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने वैश्विक व्यापार और वित्त के केंद्र में बदलाव की बात भी कही। पुतिन के अनुसार डॉलर और यूरो पर दुनिया का भरोसा पहले की तुलना में कम हुआ है। उन्होंने पश्चिमी देशों के बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर भी चिंता जताई है। एसपीआईईएफ 2026 का मुख्य फोकस स्थिर भविष्य के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया महाअभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जन भागीदारी पर आधारित एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का भव्य शुभारंभ किया। ये महत्वाकांक्षी महाअभियान आज से शुरू हो चुका है और आने वाले 30 सितंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में निरंतर चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल व्यापक स्तर पर पौधारोपण करना है, बल्कि आम नागरिकों को अपनी धरती और माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों से सीधे जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश को देश का सबसे हरा भरा राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भविष्य की पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े 5 विशेष कोर्स मॉड्यूल का विमोचन किया। अभियान के तहत आम नागरिकों, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, बड़े उद्योगों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष मौके पर आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। सीएम धामी ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को लिखी चिट्ठी। उत्तराखंड में साल 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों के मद्देनजर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक औपचारिक चिट्ठी भेजकर उन्हें कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये चिट्ठी न केवल एक निमंत्रण है, बल्कि इसमें उत्तराखंड की धार्मिक आस्था, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक विरासत की झलक भी दिखाई देती है। हरिद्वार कुंभ 2027 में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान और दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से भेजी गई इस चिट्ठी में लिखा गया कि यहां की पवित्र धरती और जनमानस संत महात्माओं के चरणों में नमन करता। बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्मठ की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में हरिद्वार कुंभ 2027 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन बताया।
बिलासपुर में सीएम साय का विपक्ष पर तीखा हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर प्रवास के दौरान सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होकर विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम साय ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस और एनएसयूआई के हालिया आंदोलन पर तीखा हमला भी बोला। शहर में हाल ही में हुए एनएसयूआई प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के भीतर इतना अधिक आंतरिक संघर्ष है कि उसके नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। जनता से जुड़े मुद्दों के अभाव में कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए निराधार आरोप लगा रही है। युवा विकसित भारत माय भारत युवा सम्मेलन माय भारत 6 जून को त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत माय भारत युवा सम्मेलन का आयोजन करेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी। पीएम मोदी के युवाओं को 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति के रूप में सशक्त बनाने की विजन के अनुरूप यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर से 6000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात नेता मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम भारत के भविष्य निर्माताओं को वर्तमान में उपलब्धि हासिल करने वालों को एकजुट करेगा, जिससे राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक नेतृत्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद होगा, जिनमें BOAT के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्यमी अमन गुप्ता, ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत शामिल होंगे। यूपीएससी अचीवर्स और राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी कंटेंट क्रिएटर जैसे मल्हार कालंबे, RJ रौनक आदि शामिल होंगे। दलित मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को नया आकार देना शुरू कर दिया है। पार्टी अब दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को एक साझा मंच पर लाने की व्यापक कवायद में जुट गई है। इसकी शुरुआत दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने के अभियान से होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग और अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई सोशल इंजीनियरिंग रणनीति तैयार की है। पार्टी का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन समुदायों के बीच में साझा मुद्दों और चुनौतियों को आधार बनाकर एक मजबूत सामाजिक संगठन खड़ा किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 6 जून को दिल्ली में होने वाली संयुक्त सम्मेलन से होगी। सम्मेलन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कलाकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में दोनों समुदायों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा कर एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। दिल्ली सम्मेलन में तैयार रोड मैप को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे चुनावी राज्यों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी और गरीब सवर्ण समुदायों का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।
भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक एमपी में 6 जून को होने वाली भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। बैठक में लैटिन अमेरिका और 15 कैरेबियन देशों के राजनयिक प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में निवेश, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारी को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजन। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार वैश्विक निवेशकों, उद्योग जगत के लिए आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में सीएम की मौजूदगी में राज्य सरकार के सहयोग से ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा इस महत्वपूर्ण फोरम का आयोजन हो रहा है। फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें विभिन्न देशों के राजदूत, एक उच्चायुक्त और एक महावाणिज्यिक दूत शामिल होंगे। इसके साथ निवेशक, निर्यातक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, व्यापार आयुक्त, एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि सहित 350 से अधिक प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और वैश्विक साझेदारियों को लेकर फोरम को संबोधित करेंगे। फोरम में उद्योगों और निवेशकों के बीच में प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ावा देने के लिए B2B और B2G बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। श्रेयस अय्यर को मिल सकती है T20 की कप्तानी। बीसीसीआई जल्द ही श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम का नया कप्तान घोषित कर सकता है। वे सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल बैठक में लिया गया और अय्यर चयन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर की सहमति से तिलक वर्मा को नया उप कप्तान बनाए जाने की तैयारी। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की पहली बार सीनियर टीम में मौका मिल सकता है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान शनिवार को होगा, जो T20 विश्व कप जीत के बाद भारत का पहला T20 असाइनमेंट होगा। फायरिंग केस में बढ़ी खान सर की मुश्किलें। पटना के कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक गार्ड्स के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें गोली चलाने के लिए कथित तौर पर उकसाने का आरोप लगाया। बीएनएस की धारा 109 के तहत दर्ज इस मामले में कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया जा रहा है। एफआईआर के बाद खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। खान सर के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर जुटे। वहीं पुलिस ने छात्रों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की।